Friends, this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electromagnetic induction and electric alternating current. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़े थे उसमें क्या था, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग गेन किए थे और इसमें हमको मैग्नेट के कारण क्या फाइंड हमको मिलेगा, करंट मिलेगा। जस्ट उसका ये अपोजिट है। और सबसे पहले इसके बारे में जो डिस्कवर किए थे या खोज किए थे या एक्सपेरिमेंट किए थे, सबसे पहले माइकल फैराडे ने किए थे। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब किसी चालक या कुंडली को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने को क्या बोलते हैं सर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली को जब हम किस में रखते हैं सर? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्ती मतलब क्या होगा? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा? चेंज, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। रखने पर चालक या कुंडली में क्या उत्पन्न होता है सर? प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने को, यही जो प्रोसेस है जो उत्पन्न जो होता है, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा, मतलब दूसरे के कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सर्वप्रथम प्रयोग माइकल फैराडे द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी का इंग्लिश में डिफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। व्हेन एनी कंडक्टर और कॉइल इज प्लेस्ड इन changing magnetic field, the induced EMF for electromotive force या or induced current produced in that conductor or coil is called electromagnetic induction। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग बात करें तो कोई भी कॉइल या कंडक्टर है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग उसको रखते हैं तो उसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। एक बात याद रखिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो 100% वहाँ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड बाय माइकल फैराडे। इस पर जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किए थे किसने सर? माइकल फैराडे ने किए थे। और इसमें क्या है आप ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे कि मेरा नॉर्थ पोल है और ये एक मेरा कॉइल है, ये चारों बगल से बंद है और इसको क्या कर रहे हैं, इधर लेते, जब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा इसलिए हम नीचे फिगर के लिए जगह छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए एक इसमें कोई अभी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर नॉर्थ पोल लाए और इसको जैसे लाएंगे तो इसमें क्या होगा, नज़दीक जैसे जैसे हम लेते जाएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या होगा, बढ़ेगा। डेंसिटी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर इसको हम पीछे करेंगे तो जब तक इसमें चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे आप इसको नज़दीक लाइएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और ऐसा प्रोड्यूस होगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है उसी का वो क्या करता है, अपोज करता है। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है उसी का वो क्या करता है, अपोज करता है। जैसे कि आप मैग्नेट को लाए तो जैसे आप ला रहे हैं इसमें मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा। जैसे इसको दूर ले जाइएगा तो आपका मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या होगा, घटेगा ना। तो जब तक इसमें चेंज होगा, जैसे आप नज़दीक ला रहे हैं तो पहले ज़्यादा डिस्टेंस पे था, कम मैग्नेटिक फोर्स लाइन, आगे बढ़ाए और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तब तक इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और करंट जो प्रोड्यूस होगा इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। आपको लग रहा होगा इस तरफ होना चाहिए, नहीं, जिसके कारण वो प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, उसी का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये है मेरा, इसमें करंट ये गैल्वेनोमीटर या एमीटर है जो भी है वो आपका इंडिकेट कर देगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। जैसे हम मैग्नेट को यहाँ पर रोक दिए, बीच में चला जाते जाते रोक दिए, जैसे रोकेंगे इसमें करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद। जबकि इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जा रहा है लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा।
कब फ्लो होगा? जब तक इसमें मैग्नेटिक फोर्स लाइंस में क्या होगा? चेंज होगा। और इस मैग्नेटिक फोर्स लाइंस में चेंज होने का मतलब हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग। तो फिर से अगर बात करें हिंदी में, तो तब तक इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब होगा तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। इन कारणों से इसमें क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। अब जैसे कि यहाँ नॉर्थ पोल को इधर लेते आए अपोजिट, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से, जस्ट इसके क्या होगा? रिवर्स। अब साउथ पोल जब ले लेंगे, साउथ पोल, तो साउथ पोल में जैसे आप लाइएगा तो इसमें ये वाला नेचर जाएगा, ठीक है, साउथ पोल में, ठीक है, साउथ पोल में इस टाइप का। तो साउथ पोल में क्या सर, आप लेते जाइएगा, लेके जब आइएगा तो इसका जो जब नॉर्थ पोल लेके आ रहे थे तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ था, इसमें क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और नॉर्थ साउथ में डिफरेंस है इसलिए ऐसा हो रहा है। साउथ नॉर्थ को जब इधर लेके जा रहे हैं आप तो करंट का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। और जब साउथ को आप लेके इधर आइएगा तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। किधर होगा सर? इस तरफ। देखिए यहाँ पे है ना। तो ये सब कारण है, तब तक करंट प्रोड्यूस होगा जब तक उसमें मैग्नेटिक फोर्स लाइंस में क्या होगा? चेंजिंग होगा। इसको ध्यान से उतारिए, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आवाज़ अगर आए बाहर का तो उस सब चीज़ को आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी पूजा भी चल रहा है सेकेंड, और बाहर के लोगों का थोड़ा कुछ अलग तरह का आवाज़ आए या कुछ गाड़ी का आवाज़ आए तो उस सब चीज़ को आप लोग नेगलेक्ट करिएगा। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक बात याद, हम क्लास में भी आप लोग को बताए हैं कि विद्युत वाहक बल सुनने में लगता है कि एक तरह का फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का फोर्स है, लेकिन ये एक तरह से पोटेंशियल की तरह वर्क करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव की तरह ये वर्क करता है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, आर बराबर क्या पढ़ते थे? V बाय आई, ओम्स लॉ में था। तो यहाँ V बाय आई के बदले क्या होगा सर? E बाय आई ना, E बाय आई। सेल में भी हम लोग कैपिटल E लेते थे, यहाँ हम लोग क्या लेंगे सर? स्मॉल e। यहाँ हम लोग स्मॉल e से डिनोट करेंगे। ओके, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है वो देखते हैं। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, मतलब कि दोनों, चाहे दोनों गति में हो या एक गति में हो, आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। बात किया जाए तो चाहे मान लीजिए कोई कॉइल है और ये मैग्नेट है, चाहे दोनों मोशन में है या फिर एक मोशन में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ जो उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो अब उसी का इंग्लिश में लिखे, व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम समझें तो मैग्नेट और क्या सर? मैग्नेट और कॉइल जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मतलब कि दोनों, चाहे दोनों मोशन में हो या एक मोशन में हो, तो उस कंडीशन में कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसका फुल फॉर्म हुआ, उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या बोले? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कि वो दूसरे के हेल्प से प्रोड्यूस हुआ, उसका खुद का अपना नहीं है, वो किसी से इंड्यूस्ड होकर के, इंडक्शन होकर के वो उसमें प्रोड्यूस हुआ। जिसका फॉर्मूला अभी हम लिख रहे हैं, E इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। ई को क्या लिखे हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन कॉइल, कॉइल में तार के फेरों की संख्या। डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना। हिंदी में क्या लिखेंगे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। फाइव यहाँ फ्लक्स है, रेट दे दिए तो इसका मतलब टाइम से हम क्या कर रहे हैं सर? डिवाइड कर रहे हैं। तो
उसी तरह से यहाँ पे मेरा है प्रेरित विद्युत धारा। एक बात दिमाग में रखिए, अगर पोटेंशियल है तो करंट होता है ना, उसी तरह से ईएमएफ अगर है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो करंट होगा वहाँ पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण जो करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ठीक है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। विद्युत वाहक बल के कारण जो करंट होगा वो तो करंट है ही, विद्युत धारा है ही, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। इंग्लिश में बात करें तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो ये विद्युत धारा कहाँ होगा, कॉइल में ही होगा, कुंडली में होगा। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल इज कॉल्ड क्या सर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कॉइल में अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो उसमें क्या करंट प्रोड्यूस होगा सर, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा ना। तो ये बात दिमाग में आपको रखना है। तो इसके लिए फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। आप लोग अभी जान रहे हैं कि R इक्वल टू क्या होता है मेरा V बाय आई। तो V की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा, तो V की जगह क्या होगा, E होगा, लेकिन हमको EMF से करंट से मतलब है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय क्या हो जाएगा सर, R हो जाएगा। और आप जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। देयरफॉर जब यहाँ आप इसको रखिएगा तो I इक्वल टू हो जाएगा -n ना, और E के बदले जब रखिएगा, E के बदले जब रखिएगा तो यहाँ ये जब ये मेरा फार्मूला डेवलप होगा n बाय आर इंटू डेल्टा फाई बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो इस तरह से हम लोगों को काम करना है, इसको आप लोग ध्यान से लिखिए। सभी नोट्स बनाते जाइएगा। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि विद्युत फ्लक्स था उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे गॉस में, गॉस थ्योरम में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है। आपका एग्ज़ाम में ये शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। जैसे यहाँ देखिए व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स देते, तो आपको ये मत सोचना है कि सिर्फ यही मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मतलब कि एरिया वेक्टर ये जो है मेरा सिर्फ क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है, ऐसा बात नहीं सोचना है। इसका डिफरेंशन भी लिखना है, साथ साथ आपको ये वाला भी लिखना है, चुंबकीय फ्लक्स का मान चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा बाहर का आवाज़ अगर आ रहा है तो उस चीज़ को नेगलेक्ट करिएगा, आपके कोचिंग में ही वीडियो को रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, आपको डिफिनेशन के साथ साथ ये पूरा लिखना है, ये जो एरो को देकर के दिए हैं ये भी लिखना है, इंग्लिश में भी पूरा डिफिनेशन ये वाला, और साथ साथ ये भी लिखना है। और इसमें हम लोग आपका जो फार्मूला निकलेगा वो भी लिखना है, साथ साथ फिगर भी, तभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन का जो मार्क्स है वही मिलेगा। अदरवाइज आप ये मत सोचिए कि हम डिफिनेशन लिख के चले आए और हमको नंबर मिल जाएगा, वो कोई आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। चलिए, तो इसमें क्या डिफिनेशन है सर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और ये तो लिखना ही है, साथ साथ इसका नीचे वाला भी डिफिनेशन लिखना है, जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के क्या होता है सर,
बराबर होता है। उसी तरह से द नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फोर्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, उसी तरह से इसका सेकेंड ये बात भी लिखना है आपको एग्जाम में, तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तभी आपको जा करके 2 मार्क्स मिलेगा, और साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा जो अभी हम लिख रहे हैं और फिगर बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई प्लेन है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई सरफेस है जिससे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मैग्नेटिक फोर्स लाइंस निकल रहा है, उसी का नंबर को हम लोग क्या बोले, जितना मैग्नेटिक फोर्स लाइन पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। हिंदी में अगर बात करें तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई सतह है जिससे जितना विद्युत बल रेखा की संख्या, चुंबकीय बल रेखा की संख्या गुजर रही है, उन चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान कब ज़्यादा होगा, जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब उसका घनत्व तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसी तरह से इंग्लिश में अगर बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कब ज़्यादा होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो उसको हम फिगर में अगर दर्शाए तो मान लीजिए ये मेरा कोई सरफेस है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इतना सा हम सरफेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि इस पे क्या हो रहा है, इससे क्या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जा रहा है। और हम एक चीज़ बताए थे आपको कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन उसको बहुत सारे फिजिक्स के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं, जिसका डायरेक्शन जो होता है सरफेस से कितना डिग्री होता है सर, 90 डिग्री। तो मान लीजिए ये सरफेस से, ये मेरा कोई सरफेस है ना, और इससे 90 डिग्री इसका क्या है सर, एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा हाथ है, इससे 90 डिग्री, और इससे मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या हो रहा है सर, पास हो रहा है ना। तो जितना पास हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन इसका जो वैल्यू है, इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा ना और ये एरिया, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर ये मेरा कोई सतह है ना, तो इसका खुद एरिया होगा, एरिया जो होगा सरफेस से कितना डिग्री होगा सर, 90 डिग्री होगा, और इससे इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड है उस दोनों को सरफेस एरिया वेक्टर और मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र को क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को गुना कर देंगे तो हमको मैग्नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान इस सरफेस के लिए निकल जाएगा। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या डिराइव होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम फाई से दिखाए थे, तो वहाँ फाई इजकल टू था EA, यहाँ होगा फाई इजकल टू BA ना। तो फाई इजकल टू क्या हो गया सर जी, बोलिएगा सर, BA। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और आप जानते हैं कि फाई मेरा है क्या सर, चुंबकीय फ्लक्स है ना। क्या है सर जी, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं ना। आपका B जो है ये क्या है सर, चुंबकीय क्षेत्र, क्या है सर जी, बोलिएगा, तीव्रता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं सर जी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना। और A क्या है सर मेरा, एरिया वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश। और आप सभी बच्चा जानते हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर और ये स्केलर है, इसका प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब हम ये दोनों वेक्टर के साइन को हटाएंगे तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे सर, कौन थीटा सर, कॉस थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन B एंड A। जैसे ये मेरा A वाला लाइन है ना, A है, और ये क्या है सर मेरा B, तो ये दोनों के बीच एंगल है कितना सर जी मेरा, थीटा। ये थीटा अलग अलग हो सकता है, 0, 120, 90, 45, 180। ओके, तो ये यहाँ लिख देंगे, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B एंड A और B के बीच क्या है सर, कोण है, एंगल है। B मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, A क्या हो गया मेरा एरिया वेक्टर। ठीक है,
अब ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये सब बात तो आप लोग जानते ही हैं ना। यहाँ लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स कौन राशि है, अदिश है। एकदम ये टोटल लिखना पड़ेगा तभी आपको जा कर के नंबर देगा, अदरवाइज आप नंबर का कोई उम्मीद मत रखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स इज कौन क्वांटिटी सर, स्केलर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या सर जी, एसआई यूनिट आपका होता है वेबर। क्या होता है सर जी, क्या होता है, वेबर, वेबर, ये सब याद रखिएगा। और वेबर को हम लोग WB से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं सर, WB से, ओके। और इसके बाद अगर हम बात करें इसका वेबर कितने के बराबर होगा, तो WB ना, जैसे देखिए फाइजिकल टू बी न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, तो इसका मतलब एक और यूनिट हो गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर ना। तो थोड़ा सा इसको लिखिए, जस्ट उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया। इसका जो डायमेंशन होता है, इंग्लिश में लिखना था ना, वेबर ना, और वेबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हम लिखे भी थे, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। इसका जो डायमेंशन होता है ये भी लिख लीजिए, चलिए इसको लिखिए जल्दी से, उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं। अगर ये शॉर्ट में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको पूरा लिखना है, जितना अभी हम पूरे बोर्ड में लिखे हैं इतना लिखिएगा, तब आपका एग्ज़ाम में आपका शॉर्ट मार्क्स मिले। जितना मार्क्स का होता है शॉर्ट्स, उतना आपको आंसर मिलेगा, सॉरी उसका मार्क्स आपको मिलेगा। इसमें से कुछ भी आप इसको नहीं छोड़िएगा। अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आपको यहाँ तक लिखना है। जैसे कि बिहार बोर्ड में तो 2 मार्क्स का आता है, और अदर बोर्ड में 2 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स का भी आता है। तो ये सब दिमाग में आपको रखना है, ओके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, अब ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा इसमें हम लोग देखेंगे कि कब इसका वैल्यू कितना आएगा, कब इसका प्लस आएगा, कब इसका माइनस आएगा, कब इसका 0 आएगा ना, कब इसका प्लस आएगा, कब इसका माइनस आएगा, और कब इसका क्या आएगा, 0 आएगा, उसको देखना है। तो सबसे जो बेसिक फार्मूला है, फाई इक्वल टू बी वेक्टर ए वेक्टर, और इसका जो आपका हुआ बी ए कॉस थीटा, तो थीटा ही सब खेल यहाँ करेगा ना। और हम लोग सभी जानते हैं केस फर्स्ट ना, इफ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री सर, 0, देन फाई का मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा सर जी, मैक्स होगा। मैक्स मतलब महत्तम ना, क्या सर जी, महत्तम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम होगा, ठीक है। फाई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो फाई इक्वल टू आपने फार्मूला क्या निकाला है, बी ए कॉस थीटा। जैसे आप यहाँ पे
क्या लिखिएगा, बी ए कॉस कितना सर 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, मैक्स हो जाएगा। दैट मीन्स फाई इजकल टू क्या हो गया सर, बी ए ना। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कि कितना डिग्री पर उसका सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, 0, 90। तो बच्चे को ज़्यादा लगता है कि 90 पर होगा, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कितना पर है सर, 0 पर ना। तो ये सब बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केस टू इफ थीटा इजकल टू कितना डिग्री सर, 90 डिग्री, देन फाई इजकल टू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो फाई इजकल टू आप तो जान ही रहे हैं, बी ए क्या लिखिएगा सर, कॉस 90, तो फाई इजकल टू कितना हो गया सर जी आपका 0। केस थर्ड आपका ना, इफ थीटा इजकल टू कितना डिग्री सर, 180, तो देन फाई इजकल टू आपका न्यूनतम होगा मिनिमम, क्या सर जी, मिनिमम ना। तो फाई इजकल टू आपका हो जाएगा बी ए कॉस कितना सर, थीटा की जगह 180 ना, और कॉस 180 इज -1 ना। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा -बी ए ना। चलिए इसको आप लोग लिखिए। बाहर से अगर कोई आवाज़ आता है तो उसको आपको नेगलेक्ट करना है, आप अपना लिखते जाइए, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अपना लिखते जाइए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं लेंज का नियम, और ये एग्ज़ाम में शॉर्ट में आता है। लेंज नियम में क्या है कि लेंज नियम के साथ साथ इसका एक और क्वेश्चन आता है कि लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन कैसे करता है। उसी तरह से अंग्रेजी में बात करें तो आ जाएगा लेंज का नियम क्या है, और इसको पूछ देगा कि लेंज लॉ, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को ये कैसे फॉलो करता है या ओबे करता है, आप प्रूव करिए या इसको एक्सप्लेन करिए। ओके, तो यहाँ जो हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं लेंज नियम के अनुसार चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बोलिए या प्रेरित विद्युत धारा बोलिए, ठीक है, हम दोनों शब्द का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक चीज़ और दे देते हैं, या क्या सर, प्रेरित विद्युत धारा, हम दोनों जी लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं, थोड़ा ऊपर कट जाएगा, यहाँ लिखते हैं प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है, की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है ना। इसका मतलब हुआ कि लेंज नियम के अनुसार कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा है, वह हमेशा उसका विरोध करेगा जिसके कारण वह क्या हुआ, उत्पन्न हुआ ना। उसी तरह से अंग्रेजी में बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम लोग लिख सकते हैं इसको इंड्यूस्ड, या और कर दीजिएगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ना इन मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन में इज ऑलवेज दैट इट अपोजेज द काउज बाय विच इट प्रोड्यूस। इसका मतलब हुआ कि लेंज नियम के अनुसार जो मेरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, किसमें सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो हमेशा उसका अपोज करेगा जिसके कारण वह क्या होगा सर, प्रोड्यूस होगा। जैसे कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा कॉइल है ना, तो इसको जैसे हम नज़दीक लाए तो यह करंट का डायरेक्शन इधर हुआ, जैसे जैसे नज़दीक ले जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। यह क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने का ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यहाँ पे कौन करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। और यहाँ जब इसमें दूर ले जा रहे हैं, डायरेक्शन देखिए अपोजिट, मतलब कि इससे कॉइल से हम इधर लेके जा रहे हैं, तो जब इधर लेके जा रहे हैं तो इसमें करंट जो है जिधर मैग्नेट का डायरेक्शन उसके अपोजिट यहाँ डिक्रीज होने का वो क्या करता है, विरोध। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसका ये अपोज कर रहा है करंट, और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसका ये क्या कर रहा है सर, अपोज कर रहा है। तो ये कौन करंट हुआ सर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट हुआ। और अब ये कैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम का ये कैसे पालन करता है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं।
यदि कॉइल में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा चुंबक की गति का विरोध न करे। अगर ये जो मेरी प्रेरित विद्युत धारा है ये हमेशा अगर चुंबक का विरोध ना करे, जो मैग्नेट आगे पीछे हो रहा है इसका विरोध ना करे, तो जितना भी फ्लक्स अगर उसके अंदर चला गया तो वो करंट प्रोड्यूस कर देगा। इसका मतलब होगा बिना वर्क किए, बिना कार्य किए ही हमको क्या मिल जाएगा, हमको ऊर्जा प्राप्त होगा ना, जो ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या असंभव है, क्योंकि एनर्जी कहता ही है कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये सब बात को दिमाग में रखना है। अतः लेंज नियम के अनुसार लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या है, आवश्यक है। इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या है सर, आवश्यक है। अर्थात ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको लगातार क्या करना पड़ेगा सर, कार्य करना होगा। इस प्रकार लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का क्या करता है सर, पालन करता है। उसी तरह से इफ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल डज नॉट अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट, देन we will get continuous energy without doing any work, which is impossible by law of conservation of energy. That is, to get energy, work has to be done continuously. Thus Lenz law obey the conservation law of energy. इसका मतलब क्या हुआ सर, कि अगर कॉइल मैग्नेट का अपोज ना करे, मैग्नेट के अगर वो विरोध ना करे, चुंबक का विरोध ना करे, तो बिना हमको चुंबक को इधर उधर किए, बिना कार्य किए ही हमको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हमको मिल जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको मिल जाएगा, जो एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से क्या है, वो असंभव है ना। क्या सर, यहाँ एक बात लिखी भी है ना, जो ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या है सर, असंभव है ना। वही बात लिखे हम लोग, विच इज इम्पॉसिबल बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना। लेंज नियम जो है, लेंज नियम यहाँ अतः लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या है, आवश्यक है। इस प्रकार मतलब कि लेंज लॉ जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के लिए बहुत ही क्या है सर, इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि लेंज का नियम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को वो क्या करता है सर, फॉलो करता है। तो ये सब बात को ध्यान से, अगर मान लीजिए आपको ये जितना भी लेंज नियम आया, लेंज नियम कैसे ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, लेंज नियम क्या है, ये कैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ओबे करता है, तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, तब जा कर के 2 नंबर देगा। और इस चैप्टर में थोड़ा लैंग्वेज जो है, इसका जो सेंटेंस होता है थोड़ा टफ सब आता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ध्यान से इसको लिखते जाइए। आज हम लोग इतने तक हैं, कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का लॉ ना, सेल्फ इंडक्शन, ये सब हम लोग देखेंगे। सेल्फ इंडक्शन ऑफ प्लेन कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, इतना तक आज रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखा जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इसको ध्यान से लिखिए, बाहर की आवाज़ को आप लोग नेगलेक्ट करिएगा, उसको ध्यान से देखना ही नहीं है।